ये गूंचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ। नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को उसके असली नाम से बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, लेकिन जब उसका नाम प्रसिद्धि के चरम पर अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि उसके मूल नाम का भी जिक्र कर लिया जाए। मूल नाम था अब बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोणे। अब पादुकोणे या पादुकोण को सिर्फ हम एक खिलाड़ी के रूप में जानते हैं कि टेनिस का एक खिलाड़ी पादुकोण भी हुआ, उसके बाद उसकी बेटी जो है वो अभिनय के क्षेत्र में चली गई, और ये अलग चीज़ें हैं जो हम इस पादुकोण के नाम से या पादुकोणे के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए कभी भी एक सहज खबर नहीं रही कि ये मूल रूप से अपने समय के और आज भी वही माने जाने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कला फिल्मों के निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम था। अब गुरुदत्त को हम पादुकोणे के नाम से बिल्कुल नहीं जानते। बहरहाल ये दिलचस्प बात है उनके बारे में जानना। गुरुदत्त की दो विशेषताएं जो उन्हें दूसरों से अलग रखती हैं, एक तो यह है कि एक समय ऐसा भी आया कि 2010 में एक सर्वेक्षण CNN की तरफ से हुआ, तो CNN ने अपने सर्वेक्षण में 25 सर्वश्रेष्ठ एशियाई अभिनेताओं का चयन किया। बाकायदा उनके लिए वोटिंग हुई, बाकायदा उसके लिए सर्वेक्षण भी हुए, और अलग अलग आधार पर किए गए सर्वेक्षणों में जिन 25 कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, एशियाई अभिनेता के रूप में चुना गया, उन 25 में गुरुदत्त का नाम भी शामिल था। उनकी फिल्म में एक बेहद लोकप्रिय हुई थी प्यासा, आपको याद होगा, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी, जिसमें शायर के ये पूरी नज़में भी हैं, ये गूंचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ। तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बेशक उसमें शायर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनके गीतों की, उनकी नज़मों की, गज़लों की, लेकिन उसके बावजूद गुरुदत्त की प्रस्तुति, निर्देशन, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल अलग कतार से खड़ा करने में सफल रहीं। और तब विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का जब चयन हुआ तो उसमें भी प्यासा को लिए बिना चयनकर्ता रह नहीं पाए। तो मतलब ऐसी विलक्षण चीज़ें भारतीय फिल्म के इतिहास में दर्ज करवाने वाला शख्स जो है हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी ज़िंदगी का एक एक पहलू बड़ा गज़ब का है कि आप ज्यों उसकी ज़िंदगी के कोई भी आप पृष्ठ खोलेंगे, पन्ना खोलेंगे, द्वार खोलेंगे, तो आपको गर्व होगा कि आप इस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती ज़िंदगी जो प्यार ज़्यादा था वो बांग्ला संस्कृति से था, लेकिन जब अवसर उधर ना मिले तो अवसर वैकल्पिक लेने से कभी उसने परहेज़ नहीं किया, और लगा कि ये नाम बदल लें तो शायद कहीं और भी जगह मिल जाए कलात्मक फिल्मों में या कलात्मक क्षेत्र में। तो उसके बाद नाम गुरुदत्त रख लिया और इस नाम से वो अपनी कलात्मक फिल्मों का निर्माण करने में जुटे ऐसे कि बचपन में कोलकाता के ही एक क्षेत्र भवानीपुर में बचपन बीता था, और उन पर जब कोलकाता में कोई व्यक्ति चला जाए और बचपन वहाँ गुजार दे तो उस पर वो जो बांग्ला संस्कृति का, वो भद्रलोक संस्कृति का असर पड़ना स्वाभाविक है। जहाँ रविंद्र संगीत लोगों की रग रग में फैला हुआ हो, और जहाँ कला और नृत्य और शास्त्रीय तत्वों की भरमार हो, वहाँ ये एक स्वाभाविक बात हो जाती है कि आदमी उस गुण से महरूम न रहे। तो शुरुआत जो थी वो गुरुदत्त की भी ऐसे ही हुई। उनको एक स्कॉलरशिप मिली, सिर्फ 75 रुपये वार्षिक की। तो 75 रुपये वार्षिक में वो उदय शंकर, अपना रविशंकर के ग्रुप में
वो चले गए। उसी वार्षिक छात्रवृत्ति पर उन्होंने नृत्य, नाटक और संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी। ये उनको अवसर मिला अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ही उदय शंकर का वो विद्यालय भी था, तो वहाँ उनको ये अवसर मिला। और उसके बाद वो अवसर मिला तो सही, लेकिन 1944 में जब ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो संस्थान भी बंद हो गया। और वो संस्थान बंद हुआ तो वो फिर सड़क पे आ गए। लेकिन सनक ने साथ नहीं छोड़ा और उसके बाद वो वी शांताराम के संपर्क में आए। वी शांताराम के संपर्क में आने का मतलब भी यही था कि कला और संगीत और ऐसी फिल्मों से जुड़ जाए बंदा। तो इस प्रकार से वहाँ से होते होते ज़िंदगी में बहुत ढेरों बदलाव आए। अब चौधरी का चांद और ये साहब बीबी गुलाम जब फिल्में आई तो एक तहलका सा मच गया और गुरुदत्त का जो ऑरा था, प्रभा मंडल, एकाएक विकसित होता गया। अब ये ज़िंदगी का सोपान बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, ये बात अलग है। लेकिन अपने जीवन काल में इस शख्स ने जो जो भारतीय फिल्म के इतिहास में जो जो इबारतें लिखी वो अद्भुत थी और उन पर आज भी सभी भारतीयों को गर्व होता है। मित्रों, 1925 में जन्म हुआ था, जुलाई का ही दूसरा सप्ताह था और 1964 में वो अंतिम सांस भी ले गए। और वो कितनी दुखद परिस्थितियों में गए थे, ये बात अलग है। संपर्क उनसे मेरा व्यक्तिगत भी मुझे अवसर मिला, 2-3 बार मिला। उसका कारण एक था कि हमारा जन्मदिन की तारीख एक थी और उस नाते से एक फंक्शन में मिलने का अवसर मिला जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। मेरा था खैर उन दिनों कौन मनाता, लेकिन उस अवसर पर जब उन्हें पता चला कि कोई उनका बर्थडे सहयोगी भी है तो उन्होंने बड़ा इस बात को सराहा और उसके बाद ज़िंदगी अलग ढर्रे पर चलने लगी। तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं ज़िंदगी में। कई बार स्मृतियाँ जुड़ गई, कुछ सवाल जवाब उनसे पूछने का अवसर मिला, लेकिन वो संतुष्ट थे इस मामले में कि उन्हें अवसर तो बहुत मिल रहे हैं। और ये बात उनको एक असंतोष भी इस बात का रहता था कि अभी बहुत कुछ करना शेष है। और लगातार वो लगे रहे और इतनी उपलब्धियां देने वाले आदमी को याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।